विजुअलाइजेशन पर बात कर रहे हैं, जिसको पाश्चात्य जगत कहती है। और हमारे भारतीय संस्कृति में विजुअलाइजेशन शब्द को हमने मंदिरों में, मूर्तियों में, अपने पूरे जीवन में लगाया है, जिसको अलग से कुछ करने की जरूरत नहीं है। हम हमारे ध्यान श्लोक से, हम हमारे जितने भी नित्य पूजा मंत्रों से विजुअलाइज करते हैं। अब कई लोग मेरे पास एक बात पूछते हैं कि महाराज, बिल गेट्स कौन सी लक्ष्मी की पूजा करता है? महाराज, सुंदर पिचाई कौन सी सरस्वती की बड़ी साधना करता है? वो सब तो लक्ष्मी बहुत पाए हुए हैं, ज्ञान बहुत पाए हुए हैं, फिर लक्ष्मी सरस्वती की क्या जरूरत है? आज कंपेयरिंग टू द वेस्टर्न फिलॉसफी, हम ये समझेंगे कि भारतीय धर्म में हम मंदिर पूजा को लेके बैठे हैं, और जो लोग मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं, मूर्तियों को नहीं मानते हैं, उनमें हम में क्या डिफरेंस है? और जो लोग मूर्ति पूजा को नहीं मानते हैं, कुछ ऐसे धर्म जो मूर्तियों को पूजा का विरोध करता है, उनके द्वारा खूब पूरे विश्व में आतंक और हिंसा फैलता है। तो इसका भी क्या कारण? अगर ये बराबर समझोगे तो आप समझोगे कि हम बिन बोले ही विजुअलाइज करते हैं। अब आपको बता दूं कि कई लोग, मैंने जैसे पहले बताया, वो पूछते हैं कि दुनिया के कई पैसे वाले विदेशों में भी हैं। तो मैं बोलता हूं भैया, भारत के भी, विश्व के पैसे वालों को 100 लोगे तो उसमें कई लोग भारत में भी आपको मिलेंगे, और तो पैसे वालों की कमी नहीं है। लेकिन फर्क इतना ही है, आप जिस बात को पकड़ करके सदा जिद्दी करते हो कि वहां वो लोग पूजा नहीं करते हैं, वहां वो लोग साधना नहीं करते हैं, वहां वो लोग बिंदी नहीं लगाते हैं। आज की कई स्त्रियां बिंदी नहीं लगाती है, बाल नहीं बनाती है, कई प्रकार का जीवन शैली है, लेकिन हम जो करते हैं इसके पीछे हमारा क्या कारण रहा? मात्र इतना समझाना मेरा उद्देश्य है। आपको पालन करना नहीं करना, इस पर आप पूर्ण रूप से स्वतंत्र हैं, लेकिन हमारा भारतीय संस्कृति क्या कह रहा है और हमको किस प्रकार क्रियाओं से विजुअलाइज कराता है, ये आप समझोगे तो विजुअलाइजेशन के लिए जो वेस्टर्न पीपल अलग से टाइम निकालते हैं, और आज भारत में भी विजुअलाइजेशन सिखाने वाले कई बड़े बड़े जीनियस आ गए हैं, शिक्षक आ गए हैं, जो विजुअलाइजेशन सिखाते हैं कि विजुअलाइज करो, क्योंकि अवचेतन मन को शब्द समझ नहीं पड़ता। आप बातें कितनी भी करिए, विजुअलाइजेशन के बारे में जितने लोग कहते हैं, वो कहते हैं कि आदि जमाने में जहां शब्द नहीं था, वहां चित्रों से लोग संबंध बनाते थे। आज भी इजिप्शियन लैंग्वेज को आप देखेंगे कि चाइनीज को देखेंगे तो उसमें अधिकतर चित्र से ही भाषाओं के या एक दूसरे के संबंध की बातें होगी। आप इजिप्शियन लैंग्वेज देखो तो पूरा चित्रमय लैंग्वेज है, और चाइना के लैंग्वेज को भी चाइनीज देखोगे आप तो बहुत सारे शब्दों की लैंग्वेज, कम से कम 5 लाख अलग अलग प्रकार के लिपियों से चाइनीज लैंग्वेज बनती है। और इजिप्शियन लैंग्वेज में देखो तो जिसमें उल्लू है, गीदड़ है, कई प्रकार के जीवों को लैंग्वेज में यूज करते हैं। उनके लैंग्वेज, द इजिप्शियन लैंग्वेज इज ए ड्राइंग लैंग्वेज, जिसको हम विजुअलाइजेशन का बेसिक लैंग्वेज मानते हैं, क्योंकि लैंग्वेज को सबकॉन्शियस माइंड नहीं समझता है, और आप सबकॉन्शियस माइंड में कोई भी चीज को पहुंचाए बगैर उसको पा नहीं सकते। जैसे हमने पहले ही देखा कि कोई ड्राइविंग करने वाला हर दम उसको रिपीट करता है, तो बहुत आसानी से वो ड्राइव करता है, उसको मालूम भी नहीं करता कहाँ कब डेस्टिनेशन पर, लक्ष्य तक पहुंच गया, मंजिल तक पहुंच गया। बीच में कई काम करते भी जाता है, स्टीरियो से सुनता जाता है, पॉपकॉर्न खाता जाता है, किसी से फोन में बात करता जाता है, पीछे सीट पर बैठे हुए लोगों से चर्चा करते जाता है, ऐसे कई काम करता है। आप देखिएगा, वही व्यक्ति 6 महीना अगर नहीं चलाया गाड़ी और अचानक गाड़ी लेता है तो थोड़ी देर के लिए वो गड़बड़ाता है और घबराता है। आप कोई भी काम करेंगे जिसमें आपका प्रैक्टिस छूट गया, जैसे टेनिस है, क्रिकेट है, फुटबॉल है, आप कोई भी गेम भी खेलते हैं, अगर डेली प्रैक्टिस करते हैं तो आप उस प्रैक्टिस में देखते हैं कि एवरी डे आप मैच्योर होते
हैं, शाइन होते हैं। और अगर आप 6 महीना 8 महीने के लिए 3 महीने के लिए कोई प्रैक्टिस छोड़ दिए हैं तो आप उसको पकड़ते ही थोड़े घबराते हैं कि भाई अब क्या मेरा नेक्स्ट मोमेंट होना चाहिए, क्या मेरा नेक्स्ट एक्शन होना चाहिए। इसके लिए माइंड को रिकॉल करना पड़ता है उस पुरानी जगह में जाके जहां हम खेलते थे, जहां हम बनाते थे, जहां हम करते थे, जहां हम चलाते थे, जहां हम दौड़ते थे। अब ये क्यों होता है भाई? When you repeat anything continuously, जब आप किसी चीज का निरंतर अभ्यास करते हैं तो वो धीरे धीरे अंदर पहुंच जाता है, और अंदर पहुंची हुई वस्तु को आप कभी भी निरंतर बिना कोई प्रयास रट सकते हैं, कर सकते हैं, चला सकते हैं, देख सकते हैं, ये सब हो सकता है। आप ये रुद्र पाठ करने वाले पंडितों को आप देखिएगा, कोई रुद्र पाठ करने वाले पंडितों को देखिएगा, रसोई करने वाली माताओं को देखिएगा, आपको इस चीज का अच्छा अनुभव हो जाएगा। जब रुद्र पाठ करने के लिए वो बैठे हैं, एकविंशम चमे, द्विंशम चमे, त्रयोविंशम चमे, चतुर्विंशम चमे ऐसे बोलते रहते हैं, तो आप देखेंगे कि वो बड़े आराम से ईश्वर में लय प्राप्त करके बड़ी आसानी से बोलते जाते हैं, क्योंकि अब उनका दिमाग जब बोलते समय उनको सिखाया गया है कि ईश्वर में होना चाहिए, तो वो ईश्वर में पूर्ण रूप से स्थापित हो जाते हैं, और मुंह अपने आप अभ्यास के कारण उन बातों को बोलता रहता है जिन बातों को हम वेद मंत्र समझते हैं और वो ईश्वर के द्वारा प्राप्त आशीर्वाद समझते हैं। और माताएं रसोई बनाती है तो आप देखते हैं कि वो बड़ी आसानी से कई बातें करते करते ही सब्जी सुधार लेती है, कुकर में दाल सिजो देती है, हलवा पूड़ी बना देती है और हमारे सामने लाके रख भी देती है। उसके लिए उसको बड़ा श्रम नहीं लगे। और एक आदमी को आप रसोई बनाओगे और रसोई बनाने कहोगे आदमी को, और तब आप वो हाथ जला के पैर जला के आएगा तो समझ पाओगे कि रसोई कितना मेहनत वाला काम है। और वही काम को स्त्री बड़ी आसानी से कर लेती है, तो उसका कारण है कि उस अभ्यास को उसने सबकॉन्शियस माइंड में डाल दिया। अब कोई भी प्रयोग को बड़े आराम से करने के लिए सबकॉन्शियस माइंड काम आता है महाराज, जिसको हमारा भारतीय संस्कृति मनोमय कोश कहता है। उसी मनोमय कोश को जब विज्ञानमय कोश से जोड़ोगे, उस विज्ञानमय कोश को हम यूनिवर्सल कॉन्शियस कहते हैं। विज्ञानमय कोश के बारे में ज्यादातर कोई लेखक, कोई पंडित, कोई कथाकार या कोई ज्ञानी ज्यादा बोलते नहीं। अगर वो बराबर बोलेंगे तो विज्ञानमय कोश पर्वत को भी खींच के आपके सामने ला सकता है, आप समझ सकोगे। उसी को आज के दुनिया के पाश्चात्य जगत के लोग सबकॉन्शियस माइंड पर्वत को भी खींच के आपके सामने ला सकता है, ऐसे कहते हैं। यूनिवर्सल कॉन्शियस पर्वत को भी खींच के आपके सामने ला सकता है, ऐसे कहते हैं। जिसको वो यूनिवर्सल कॉन्शियस, गैलेक्सियल कॉन्शियस, अनकॉन्शियस और सबकॉन्शियस कहते हैं। उन सबको हमारे भारतीय संस्कृति में विज्ञानमय कोश शब्द से जोड़ दिया। और